दोनों बूढ़े पति पत्नी धीरे धीरे रोड पर चल रहे थे और फिर वह अपना सामान लिए चौराहे पर खड़े सोच रहे थे कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि बेटे ने तो उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। तभी राकेश जी अपने दोस्त के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। शीला जी ने पास की दुकान से उन्हें दवाई तो दिलवा दी, लेकिन उसके बाद शीला राकेश जी को लिटाकर वह घर से बाहर निकलीं और डिप्टी कमिश्नर के घर पहुँच गईं। लेकिन चपरासी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वह वहाँ खड़ी होकर रो रही थी। तभी एक रिक्शा वाले ने उन्हें देखा और उनसे रोने का कारण पूछा। शीला जी ने सारी बात बताई तो उस रिक्शा वाले ने चपरासी को कुछ पैसे दिए और उसके साथ एक और चीज़ भी दी और कहा, जब तुम्हारे साहब कमरे में ना हो तो ये अपने साहब के बिस्तर पर। थके कदमों से राकेश जी ने घर में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शीला ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ, आप तो राशन लेने गए थे ना। राकेश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि राशन तो मैं ले आया हूँ, लेकिन एक बुरी खबर है, अभी पता चला है फैक्ट्री बंद होने वाली है। शीला ने जब ये सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक फैक्ट्री बंद हो जाए। ये सुनकर राकेश जी आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, बस अब क्या किया जा सकता है, 2 साल से फैक्ट्री नुकसान में जा रही थी, शायद इसीलिए। अब आगे हमारा क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शायद हमें अपने बेटों का मोहताज होना पड़ेगा और उनके पास ही जाना पड़ेगा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं कि मैं कोई मजदूरी करूं, और अपना काम करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 2 समय की रोटी मिल जाए यही बहुत है। हम इस मकान का किराया कैसे देंगे, मगर अब मजबूरी में हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। पत्नी शीला कहने लगी, वैसे तो हमारे 3 बेटे हैं, 2 तो हमसे मिलने आ जाते हैं, लेकिन अक्षय। अक्षय का नाम लेकर शीला सिसक पड़ी। कितने साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए भी, सिर्फ आपके कारण। इतने साल पहले जो घटना हुई थी उसमें मेरे बेटा बेकसूर था, लेकिन आपने तो हद कर दी थी। लोगों की बातों पर विश्वास किया, लेकिन दुख की बात कि आपने अपने बेटे पर भरोसा नहीं था और उसको इतना मारा कि वह घर से चला गया और वापस लौटकर भी नहीं आया। राकेश कहने लगे, ठीक है मैं गलत था, मानता हूँ, लेकिन मैं भी तो उसका पिता था और मैं तो उससे मिलने भी गया था। अगर एक बार वह मुझसे मिल लेता तो पिता होने के बावजूद मैं उससे माफ़ी मांग लेता, लेकिन वह तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इतनी नफ़रत करता है कि मेरा सामना भी नहीं करना चाहता। जिस दिन मैं उसके ऑफिस गया था उससे मिलने, उसने अपने गार्ड से कहलवा दिया था कि आपका बेटा हमेशा के लिए मर चुका है। अब खुद बताओ, इस बेइज्जती के बाद मैं दोबारा कैसे उससे मिलने जा सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इसी तरह बहस करते करते अतीत की यादों में खो गए। जब उनका सबसे बड़ा बेटा अक्षय 8वीं क्लास में पढ़ता था, एक बच्चे ने शरारत की थी और उस शरारत की वजह से अक्षय की ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। ना सिर्फ अक्षय की बल्कि उसके पिता की। बेटे के कारण से उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि अक्षय के टीचर क्लास में पीरियड लेने के बाद चले गए। चले तो गए, लेकिन वह अपना पर्स अपनी चेयर पर ही भूल गए थे। बच्चों की नज़र उस पर नहीं पड़ी, लेकिन एक लड़के ने मौका देकर वह पर्स उठा लिया था। 2 दिन पहले अक्षय से उसकी लड़ाई भी हुई थी। टीचर ने जब अपना पर्स देखा, वह टेबल पर नहीं था। वह काफ़ी परेशान भी हुए। इधर उधर ढूंढा गया। जब सब जगह देखने के बाद भी पर्स नहीं मिला तो उन्होंने प्रिंसिपल को बताया। तो प्रिंसिपल ने स्कूल के चौकीदार से कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल के गेट से बाहर ना जाने पाए। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की तलाशी लेना शुरू हुई। उनकी जेबें चेक की गईं और स्कूल बैग्स भी चेक किए जा रहे थे। अक्षय भी लाइन में लगा था, लेकिन वह बेफिक्र था क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी। जल्दी ही अक्षय का नंबर आया और पर्स उसी के बैग से निकला तो अक्षय भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके क्लासमेट ने उससे बदला लेने के लिए यह हरकत की थी और अक्षय इस बात से बिल्कुल अनजान था। आने वाले समय के बारे में अक्षय को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वह कितनी गंभीर परिस्थिति में घिरने वाला है। उसके बाद अक्षय ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कस्में खाकर सबको अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने लगा कि मैंने पर्स नहीं उठाया, मुझे नहीं पता
कि किसने ये मेरे बैग में रखा है, लेकिन किसी भी टीचर ने अक्षय की बात पर विश्वास नहीं किया, खासकर प्रिंसिपल ने। पहले अक्षय को बहुत मारा, फिर उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया। उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। अक्षय के क्लास टीचर उसको पकड़कर उसके पिता के सामने लाए और कहा, राकेश जी, शायद आपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। आपके बेटे ने जो किया है उसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब से मैंने अक्षय की बहुत तारीफ़ें की थी और मेरे ही कारण से उन्होंने फ़ीस भी माफ़ की थी। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इसे आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अक्षय ने अपने पिता को भी अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन राकेश जी ने उस दिन अक्षय को बहुत मारा था। हालांकि उसकी माँ बार बार रो रो कर अपने पति के सामने हाथ जोड़ती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उसने अपनी पत्नी को भी धक्का दिया। राकेश उस दिन बहुत गुस्से में थे और इस गुस्से में उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता था कि मैं एक चोर को पाल रहा हूँ। अक्षय को इस बात का बहुत दुख हुआ था। वह रोता हुआ घर से निकल गया, लेकिन बाद में राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अक्षय को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन अक्षय उन्हें कहीं नहीं मिला। शीला कहने लगी कि आपने मुझे एक ऐसा दुख दिया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा कभी वापस आएगा। अक्षय गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा भूखा था। वह एक चाय के होटल के सामने जाकर बैठ गया कि शायद होटल वाला उसे कुछ खाने के लिए दे दे। होटल वाले ने उसे कहा कि भूखे हो। अक्षय ने हाँ कहा। होटल वाले ने उसे कुछ खाना दिया और अपने होटल पर काम के लिए रख लिया। अक्षय होटल पर बर्तन धोने का काम करने लगा। होटल का मालिक उससे बहुत ज़्यादा काम लेता था और उसके साथ बहुत मारपीट भी करता था। एक दिन होटल का मालिक अक्षय को बहुत मार रहा था। तभी एक सेठ की गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। जब उन्होंने अक्षय को ऐसी हालत देखी तो उन्होंने होटल वाले को बहुत बुरा भला कहा और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने अक्षय से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अक्षय तो उस होटल वाले से पहले ही छुटकारा पाना चाहता था। वह सेठ के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर चला गया। सेठ ने रास्ते में अक्षय से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और इस उम्र में मजदूरी क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो पढ़ना चाहिए था, लगते भी अच्छे घर के हो। अक्षय ने सेठ से झूठ बोला कि मैं लावारिस बच्चा हूँ, मेरे माता पिता मर चुके हैं, जबकि मैं उनका इकलौता बेटा था। अपना पेट पालने के लिए यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। सेठ ने पहले तो अक्षय को अपने कपड़े की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया, लेकिन एक दिन जब सेठ ने अक्षय को लिखते हुए देखा तो अक्षय से कहा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। अक्षय ने हाँ में सिर हिलाया। सेठ जी उसे अपने साथ ले गए और अक्षय को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। और बाद में जब उन्हें पता चला कि अक्षय को पढ़ाई में बहुत होनहार है तो सेठ जी को इस बात की बहुत खुशी हुई। राकेश जी के घर में अक्षय अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि उससे छोटे दो भाई और थे, दीपक और अजय। जब उन्होंने अपने बड़े भाई को मार खाते देखा तो कांप उठे थे, लेकिन वह अपने पिता से नफरत करने लगे थे। वह अपने पिता को इस बात का कसूरवार ठहराते थे कि आपके कारण से हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। इस घटना को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब राकेश जी और शीला अकेले थे। पढ़ लिखकर दोनों बेटे अजय और दीपक अलग अलग शहरों में जॉब करने लगे थे। दीपक जिस कंपनी में काम करता था, कंपनी के मालिक क्योंकि बीमार रहने लगा था और दीपक उस कंपनी का मैनेजर होने के नाते कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। इसीलिए कंपनी के मालिक ने अपनी बेटी की शादी दीपक से कर दी थी। अजय ने भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। राकेश जी के दोनों बेटे ही खुशहाल थे, बल्कि तीनों बेटे ही खुशहाल थे। राकेश जी को एक दिन किसी तरह पता चला कि उनका बेटा अक्षय ज़िंदा है और डिप्टी कमिश्नर बन चुका है, तो वे अपने बेटे से मिलने गए। लेकिन इतने सालों बाद भी अक्षय वह चोट नहीं भूल पाया था और अपने पिता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ना तो अक्षय अपने पिता से मिलने उसके घर आया और ना ही कभी दोबारा राकेश जी अपने बेटे से मिलने गए। पिछले सालों से बाप बेटे के बीच दूरियां बढ़ गई थी। अजय और दीपक भी अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थे।
राकेश और शीला अपनी पुरानी यादों से बाहर आए और फिर दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि आगे की ज़िंदगी कैसे काटी जाए। शीला कहने लगी, हमें अपने दोनों बेटों के पास जाकर रहना चाहिए, जिस पर राकेश जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर कहने लगे, मेरे दोनों बेटे भी तो मुझसे नाराज़ ही हैं। ऐसा न हो कि हम वहाँ जाएं और बेटे देखकर खुश भी ना हों। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने पत्नी से उदास लहजे में कहा, मैं एक नाकाम पिता साबित हुआ हूँ। अगर मेरा बेटा चोर होता तो आज इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुँच पाता। उसका ऑफिसर बन जाना इस बात की गवाही है कि मैं ही गलत था। अब तो बस दुआ करूँगा कि हमारे बेटे हमें अपने घर में जगह दे दें। आज से पहले इस तरह कभी भी हम 1 या 2 दिन के लिए भी अपने बच्चों के पास नहीं गए हैं। क्या पता उनका बर्ताव हमारे साथ में कैसा रहे, वह हमें वहाँ देखकर खुश हों या ना हों। मुझे ये करना ठीक नहीं लग रहा, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राकेश और शीला जी ने अपना घर खाली कर दिया और जो छोटा मोटा सामान था वह पैक करके अपने दोनों छोटे बेटों के पास गए। पहले वह अजय के घर पहुँचे तो उसकी पत्नी ने साफ कह दिया, हमारा घर तो बहुत छोटा है और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। आप दोनों अपना इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। शीला जी को ज़ोरदार झटका लगा। दोनों फ़ौरन ही वहाँ से वापस लौट आए। अजय ने अपने माता पिता को रोकने की कोशिश भी नहीं की। दूसरे बेटे के पास गए तो वहाँ से भी इसी तरह का जवाब मिला। दोनों पति पत्नी बीच चौराहे पर अपना सामान लिए खड़े थे और सोच रहे थे कि ज़मीन फट जाए और हम इसमें समा जाएं। क्या अपनी सगी औलाद इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने बूढ़े माता पिता के लिए उनके घर में जगह नहीं। शीला अपने पति से कहने लगी, चलो अपने गांव वापस लौट चलते हैं, वहीं कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। तभी राकेश जी ने कहा, मेरा एक दोस्त है, अगर वहाँ रहने का कुछ बंदोबस्त हो गया तो कुछ दिन उसके पास रहते हैं, फिर आगे देखते हैं। राकेश जी अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त दयानंद जी के घर गए। दोस्त ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और कहा, तू चिंता मत कर, जब तक रहना चाहे यहीं मेरे पास रह। दयानंद के घर में भी बस उनकी पत्नी निर्मला ही थी। दोनों भी गांव से मजदूरी करने आए थे और फिर यहीं बस गए थे। अब बुढ़ापे में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक राकेश जी की तबीयत खराब हो गई। शीला जी ने पास के डॉक्टर से दवा ले ली, लेकिन उन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत थी क्योंकि उनका बीपी लगातार बढ़ा हुआ था। इधर हालात की मार शायद वह सहन नहीं कर पा रहे थे। दयानंद जी और निर्मला जी उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। शीला ने सोचा, ऐसा ना हो कि हालत और बिगड़ जाए। वह मन ही मन कुछ सोचकर निर्मला जी से कहकर वहाँ से चली गई। वह एक रिक्शा में बैठी। वह अपने बेटे अक्षय के पास जा रही थी, जो इसी शहर में रहता था और डिप्टी कमिश्नर था। दिल में बेटे से मिलने की खुशी लिए वह जल्दी ही डीसी हाउस पहुंच गईं। रिक्शा वाले ने उन्हें वहां उतारा। कुछ घंटे के बाद जब वही रिक्शा वाला वापस आया तो उसने देखा कि शीला जी डीसी हाउस के बाहर खड़ी रो रही हैं। उसने पूछा, माँ जी क्या हुआ? शीला ने बताया, मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन इतना व्यस्त है कि माँ के लिए उसके पास समय नहीं। पहले सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि साहब मीटिंग में हैं, अब कह रहा है कि साहब आराम कर रहे हैं। रिक्शा वाले को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने चपरासी को कुछ रुपये और एक कागज़ दिया। जब साहब के कमरे की सफाई करने जाना तो यह बिस्तर पर रख देना। चपरासी ने ऐसा ही किया। जब तरुण अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारी माँ इसी शहर में इसी मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। अगर अपनी माँ को आखिरी बार ज़िंदा देखना चाहते हो तो इस पते पर पहुँच जाओ। पत्र पढ़कर अक्षय तुरंत अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा और दयानंद जी के घर पहुँचा। अपने पिता को देखकर वह रुक गया, लेकिन तभी राकेश जी बिस्तर से हाथ जोड़कर उठे तो बेटा भी उनके पैरों में गिर पड़ा। दोनों पिता पुत्र ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। राकेश अपने बेटे से माफ़ी मांग रहे थे और बेटा कह रहा था, मैं अपने ओहदे के घमंड में इतना चूर हो गया कि मैंने आपकी खबर भी नहीं ली। पर माँ कहाँ है? मुझे तो माँ की बीमारी की सूचना मिली थी। तभी शीला जी बेटे के पास आईं। बेटे को देखकर वह भी भावुक हो गईं। अक्षय अपनी माँ से लिपट गया।
20 साल का दर्द आंसुओं में बह रहा था। रोते रोते शीला ने बेटे को रिक्शा वाले के बारे में बताया। बेटा, ये सब उसी रिक्शा वाले की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर पिता की जगह माँ की बीमारी लिखी, क्योंकि उसे पता था कि तू अपने पिता से नाराज़ है, पर माँ से नहीं। यह सुनकर अक्षय की आंखें भर आईं। दयानंद जी और निर्मला जी भी यह पल देखकर रो पड़े। आज शीला जी खुश थी। 20 साल बाद बाप बेटे में सुलह हो गई थी और नफ़रत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। अक्षय अपने माता पिता को अपने साथ ले गया और दयानंद जी से कहा, मैं भी आपका बेटा हूँ, किसी भी ज़रूरत में मुझे याद कर लेना। इसके बाद राकेश जी समय समय पर दयानंद जी की मदद करते रहे और शीला जी ने रिक्शा वाले को भी हर तरह से सहायता दी और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।